पाठ्यक्रम के अब हम लोग इस पाठ में अंतिम जो है हेडिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का आपको अध्ययन कराया जा रहा है। अभी तक आपने चंपारण आंदोलन का भी नाम सुना, सत्याग्रह आंदोलन का भी नाम सुना और मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन को पढ़ा। उसके बाद 1930 तक जो मुख्य घटनाएं आंदोलन में घटी उनका भी आपने जिक्र सुना। अब हम आज आपको बताएंगे गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन जो आपके पाठ्यक्रम में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया तो इसका जो भी आंदोलन का नाम रखा जाता है जरूर उस नाम से जुड़ाव होता है उस घटना का। अब जैसे यहां देखिए, सविनय अवज्ञा, सविनय माने निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक, अवज्ञा माने आज्ञा न मानना, यानी हम विनम्रता के साथ आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ये इसका मतलब निकलता है। किसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? यानी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार हमें आदेश दे रही है उसका हम पालन नहीं करेंगे, ये इसका मतलब निकला सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब रही बात गांधी जी के जितने भी आंदोलन उन्होंने चलाए, उनका एक शुरू से ही प्रयास रहा कि उस आंदोलन में भारत के सभी वर्ग, निम्न उच्च, चाहे जिस रूप में बांटे, हर संप्रदाय, हर जात के लोग जुड़े। इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रतीक बनाए अपने जीवन में। गांधी जी की जो आप तस्वीर देखते हैं, आपको बहुत कम तस्वीर मिलती होगी जो वह पैंट शर्ट अपडेट आप कभी देखे हों। आपको हमेशा धोती लपेटे हुए गांधी जी दिखाई देते हैं, चश्मा लगाए हुए। आप समझते हैं कि क्या वैसे ही बचपन से गांधी जी वैसे ही थे? नहीं, गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन के द्वारा ही ये वस्त्र धारण किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने गरीबी को अपना प्रतीक बनाया था। गरीबी को प्रतीक बनाया था। 1921 में गांधी जी ने वह वस्त्र धारण किया कि हम केवल एक धोती लपेटेंगे जो प्रतीक बनेगा। तो गांधी जी के आंदोलन में प्रतीकों का बड़ा महत्व रहा है, इसलिए मैं यहां प्रतीकों की चर्चा कर रहा हूं। अब गांधी जी ने अपने दूसरे आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जिस चीज को प्रतीक बनाया वो था नमक। नमक आप भी जानते होंगे कि नमक ऐसी वस्तु है जो लगभग सबके लिए आवश्यक होती है, किसी न किसी रूप में। चाहे आप धनी हो, गरीब हो, किसी भी संप्रदाय के हों, सबको नमक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसी के द्वारा नमक पर ही उन्होंने भारतवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया। अब ये कैसे प्रयास, उनका क्या था? उस समय भारत के जनरल गवर्नर थे डार्विन इरविन। डार्विन इरविन को उन्होंने पत्र लिखा भारतीयों की तरफ से कि जो नमक पे कर लगाया गया है वो आपके द्वारा हटा लिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार विनम्रता, आग्रता को स्वीकार करने वाली नहीं थी। वो कहां ध्यान देती, और नमक से कर नहीं हटा। तब गांधी जी ने इसी नमक को प्रतीक बांधकर सभी भारतीयों को एकजुट करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अब आइए बात किया जाए
सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने पहले जैसे बताया आपको कि सरकार की आज्ञा का अवहेलना करना या सरकार की आज्ञा न मानना ही इसका अर्थ है। यानी उस समय जो है भारतीयों पर पाबंदी थी कि न तो वो नमक बना सकते थे, नमक सरकार के बनाने की प्रक्रिया या उसका उत्पादन की प्रक्रिया सारा सरकार के अधीन थी, और उस नमक पर कर भी लगता था, टैक्स भी लगता था। और गांधी जी ने ही मांग किया था कि नमक को सरकार अपने नियंत्रण से मुक्त करे और कर समाप्त करे, लेकिन दोनों मांगे नहीं मानी गई। तब गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 गांधी जी के साबरमती, अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम से यह आंदोलन साबरमती आश्रम से यह आंदोलन 78 सहयोगियों के साथ उन्होंने अपने पैदल यात्रा शुरू की समुद्र की तरफ, क्योंकि उनको नमक प्रतीक क्या दिखाना था कि नमक जो ब्रिटिश सरकार अपने उत्पादन करती है उसको स्वतंत्र नहीं करती, तो हम अगर उसका समुद्र के किनारे जाकर स्वयं नमक बनाएं और लोगों से यह आह्वान करें कि कर न दें, तो यह आंदोलन गति पकड़ेगा। यही प्रतीक दिखाना था गांधी जी को। इसीलिए गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है साबरमती से दांडी की तरफ यात्रा की, जो है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। और दांडी पहुंचकर वो, जैसा मैंने बताया आपको कि नमक पानी को गर्म करके खुद नमक बनाते हैं और जनता से आह्वान करते हैं कि आप नमक पर टैक्स न दें, कर न दें। इस तरह से उन्होंने एक तरह से नमक कानून की अवहेलना की, यह एक प्रतीक बनाया। लेकिन केवल क्या यह आंदोलन केवल इसी रूप में चला? नहीं। जिस तरह से आपने असहयोग आंदोलन में देखा कि सरकार के तमाम नीतियों का, आर्थिक चीजों का विरोध हुआ, इसी तरह से यहां भी किसानों ने कर देने से इनकार करने लगे, गांव में लोग नौकरी छोड़ने लगे सरकार का, मदिरा पान की दुकानों का फिर बहिष्कार शुरू हो गया, जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हो गया, तमाम ये गतिविधियां फिर शुरू हो गई। लेकिन यहां भी जो है धीरे धीरे इन आंदोलन को चलाने वाले सत्याग्रहियों पर सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया, और दमन चक्र चलने के कारण बहुत से कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हीं नेताओं में जो है एक नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता उस समय माने जाते थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी इन घटनाओं से बड़े आहत हो गए और उन्होंने एक बार अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। उसी समय गोलमेज सम्मेलन भी प्रथम हुआ 1930 में। वहां बातों को रखा गया, लेकिन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। उसी के बाद जो है 1932 में, 31 में भी गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 30, 31, 32, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे। अब यहां चूंकि पाठ्यक्रम में आपके गोलमेज सम्मेलन नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना बता दिया जाए कि गोलमेज इसलिए कहा गया क्योंकि लंदन में ये सम्मेलन हुए, और लंदन में जब सम्मेलन हुए तो यह माना गया कि केवल एक बैठकें हुई, इसका कोई निर्णय नहीं निकला, और यह गोलमेज की एक बैठक ही औपचारिक रह गई, इसलिए इस सम्मेलन का नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया, और कोई मुख्य इसमें निर्णय निकल नहीं पाया। 1932 में गांधी और डार्विन
इरविन जो उस समय के वे थे, क्या कहते हैं, उस समय के जनरल गवर्नर थे, इन दोनों के बीच समझौता होता है। समझौता क्या होता है? क्योंकि जो लोग बंदी बनाए गए थे, गांधी जी चूंकि अपने नेताओं के, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से बड़े लगभग 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए वो बहुत आहत थे और वे चाहते थे कि जो है इनको मुक्त किया जाए। इसलिए 5 मार्च 1931, जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता, ये गांधी इरविन समझौता, इसकी जो मुख्य बात यह थी कि जो लोग इस आंदोलन में शांतिपूर्ण या राजनीतिक रूप से भाग लिया, उन सभी लोगों को सरकार रिहा कर देगी, छोड़ देगी। लेकिन जिन लोगों ने हिंसात्मक कार्यों में भाग लिया और वो बंदी बनाए गए हैं, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। गांधी जी भी इस बात पर सहमत थे, तो बहुत से लोग छूट भी गए और जो लोग हिंसात्मक कार्य में लिप्त थे, वे बंदी थे, वे नहीं छूटे। इसी बीच अगर आप देखें तो इस आंदोलन ने भारत में धीरे धीरे हर क्षेत्र में, चाहे वो आप अभी भी सुनते हैं, हर जातिगत व्यवस्थाओं में भी ये अलग अलग स्वरूप पकड़ चुका था। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने, गुजरात में पाटीदारों ने इस आंदोलन में भाग लिया। यही नहीं, किसानों ने, जो किसान की स्थिति खराब हो चुकी थी या कर देने की स्थिति में नहीं थे, तो इस आंदोलन में उन्होंने समझा कि बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे और हम कर देने से बच जाएंगे। अलग अलग स्वरूपों में यह आंदोलन बढ़ता चला गया, अलग अलग जगहों पर। लेकिन हम आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद पुनः एक बार जो है 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन से वापस आए गांधी जी, तो उन्होंने पुनः इसको शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, कोई भी आंदोलन धीरे 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 जब समय बीतता जाता है, तो सरकार के दमन के कारण, लोगों पर नियंत्रण लगाते चले जाने के कारण वह शिथिल होने लगा और अंत में गांधी जी को 1934 में इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा या बंद करना पड़ा। तो ये तो रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब आइए बात करते हैं कि 1935 अधिनियम, इस बीच में एक घटना घटती है। 1935 अधिनियम आता है। अब इस अधिनियम में तो बहुत सी बातें हैं रखी गई, लेकिन जो मुख्य, जिस पर हम, जो आज भारत का संघीय ढांचा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें आप देखते हैं, लगभग अगर कहा जाए तो वह 1935 अधिनियम की देन है। क्योंकि 1935 अधिनियम में जो द्विसदनात्मक, जो संघीय ढांचे का स्वरूप रखा गया, उसमें जो दोहरा शासन प्रणाली आया, उसमें इकाई कह लीजिए या राज्यों को कह लीजिए अधिक शक्तिशाली बनाया गया। और इसलिए अगर कहें हम कि जो गवर्नर थे राज्यों के, उनको अधिक शक्तियां प्राप्त हुई 1935 अधिनियम के आने के से। तो ये मुख्य बात
1935 अधिनियम की इसी पर फोकस रहा। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर 1935 अधिनियम के बाद जो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए, उस समय 8 राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव हुआ था। जो परिणाम आया उसमें 6 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीती थी। तो इस तरह से कांग्रेस के राजनीतिक स्वरूप में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई। तो 1935 अधिनियम की मुख्य बातें। इसी बीच आप थोड़ा बहुत सुने भी हो सकते हैं, जानते भी होंगे, या न भी जानते हो तो जान लें। इसी बीच जो 1920 से लेकर 1939 के बीच का समय रहा, या 1919 से लेकर 1939 के बीच का समय रहा, वो यूरोप में भी घटनाएं बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही थी। क्योंकि उस समय वही समय था कि जब जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाही शासक का विकास हुआ, और उसी समय इटली में मुसोलिनी जैसे शासक का विकास हुआ। और ये दोनों तानाशाह शासक, और इनकी तानाशाही ने राष्ट्रवाद नहीं बल्कि कहा जाए कि इटली और जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और यह उग्र राष्ट्रवाद, जो कहा जाए कि इनके उग्र राष्ट्रवाद की नीतियों ने ही मुख्य रूप से, वैसे तो किसी भी घटना के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन यह प्रमुख कारण रहा कि इनकी नीतियों के चलते ही विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध देखना पड़ा, या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्योंकि 1 सितंबर 1939 को जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके लिए अगर कहा जाए तो अधिकांश, अगर आप उत्तरदायी ठहराएं तो इटली और उसके जर्मनी उत्तरदायी है। क्योंकि उस समय जर्मनी की यह स्थिति थी कि जर्मनी, आप पुराने इतिहासों में सुनते होंगे कि राजाओं, जब राजसूय यज्ञ होता था तो अश्वमेघ घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जहां तक चला जाता था वो राज्य उस राजा का हो जाता था। उसी प्रकार की स्थिति लगभग आ गई थी इस 20वीं सदी में, कि जर्मनी जिधर देख दे वह उसका। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए जर्मनी का मनोबल बढ़ता गया। और इसलिए जर्मनी किसी भी अपने आसपास पड़ोसी देशों को जो जैसा उसकी स्थिति होती थी, जो मन चाहता था वैसा कर लेता था। क्योंकि म्यूनिख समझौता भी, हम इसमें अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा पाठ्यक्रम होगा। म्यूनिख समझौता भी इसका एक देन रहा, जहां ऑस्ट्रिया को उसने अंग भंग कर दिया। पोलैंड से पोलिश गलियारे की मांग कर दी, बीच से ही पोलैंड। और जब पोलैंड ने देने में आनाकानी की तो उसने 1 सितंबर 1947 को 5 बजे भोर में ही उस पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड को वचन दे रखे थे उस पर उसके बचाव का या उसके साथ रहने का, और उसके पक्ष में खड़े हो गए युद्ध में, और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गई। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से हमारे इस आंदोलन का लेना देना क्या है? क्योंकि यह कोई भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना हर देश पर प्रभाव डालती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध भी उससे हम अछूता नहीं थे। क्योंकि जापान भी वो एक देश था जो प्रमुख देश था द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाला, और वह एशिया महाद्वीप का ही देश था। क्योंकि जापान बर्मा के, जो आज के म्यांमार कह लीजिए, म्यांमार की सीमाओं से भारत में आने में उसको दूरी नहीं थी बहुत, म्यांमार की सीमाओं तक पहुंच चुके थे सिपाही। इसलिए उस समय के एक जो है प्रसिद्ध राजनीतिकार कह लीजिए, विचारक कह लीजिए, नेता कह लीजिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, और उनसे कहा गया स्टेफर्ड क्रिप्स से कि आप भारत जाएं। आप भारत में जाकर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू से स्टेफर्ड क्रिप्स की बहुत अच्छी बातचीत होती थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आप जाएं और राजनीतिक रूप से पूर्ण सहयोग दें, और जो भी उनकी मांगे हैं हम युद्ध के पश्चात
उन मांगों पर विचार करेंगे। ये था क्रिप्स मिशन 1942 में जो भारत आया। लेकिन स्टेफर्ड को भारतीय नेताओं से बात करने पर जो प्रत्युत्तर मिला वह उनके पक्ष में नहीं गया, क्योंकि कोई भी कांग्रेसी नेता इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सभी ने अस्वीकार किया, मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने ध्यान कर दिया कि ये तो किसी दिवालिया बैंक के नाम काटा गया चेक के समान है इनका आश्वासन, क्योंकि हम 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में देख चुके थे। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन एक असफल मिशन रहा। अब आइए, ये सिलेबस से तो बाहर है, आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन जो है हम थोड़ी बहुत चर्चा जरूर कर दें, क्योंकि बिना अगर इसके चर्चा किए ये पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। और इसी बीच हम एक बात और आपको बता दें जो छूट गई। 1932 में एक घटना और घटी थी जिसको आप पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। क्योंकि गांधी जी कभी भी इस विचार में नहीं थे कि चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे हिंदुओं में दलित उच्च और निम्न वर्ग हो, ये अलग अलग हो। उनका विचार था कि सबका समन्वय एक साथ हो, और जब सभी एक साथ आएंगे तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। अगर इनको हीन भावना या अन्य भावों से देखा गया तो राम राज्य की या एक आदर्श राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। जबकि मुस्लिम नेताओं का भी प्रतिरोध, बार बार अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक मतदान क्षेत्र की मांग बराबर रही। इसी तरह से जब दलितों में भी ये मांग उठी कि उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जहां वही केवल रहें, उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ये मांग जब गई तो उन्होंने इन मांग को स्वीकार कर लिया। जबकि गांधी जी ने ही जो ये दलित शब्द है उसको उन्होंने शब्द दिया था हरिजन। गांधी जी का दिया शब्द है ये हरिजन। क्यों हरिजन कहा? हरि माने भगवान, जन माने लोग। ये भी तो भगवान के ही लोग हैं, भगवान के दिए ही हैं। ये शब्द हरिजन जो दिया गया है ये गांधी जी का शब्द है, क्योंकि उन्होंने इन निम्न जातियों को भी अपना प्रतीक बनाया। क्योंकि निम्न जातियां उस समय विशेषकर सेवा का काम करती थी, सफाई से लेकर। इसीलिए गांधी जी ने सफाई स्वच्छता अभियान जो आप देखते हैं आज, वो प्रतीक है। गांधी जी ने भी साफ किया था इनको कि यह हमारे बराबर हैं, इसीलिए वो प्रतीक दिखाने के लिए, बनाने के लिए। तो गांधी जी को जब ये समाचार मिला कि इनके लिए तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, अब ये पृथक हो गए, गांधी जी आंदोलन उपवास पर पूना में बैठ गए, आमरण अनशन कर दिया। चूंकि दलितों के उस समय नेता थे भीमराव अंबेडकर। गांधी जी की जब अस्वस्थता बढ़ने लगी अनशन पर, तब भीमराव अंबेडकर को भेजा गया और भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर समझौता किया गांधी जी से कि ठीक है पृथक निर्वाचन क्षेत्र हम अस्वीकार करते हैं, किंतु हमें जो है आगे बढ़ने के लिए आरक्षित जो है जगह होनी चाहिए। उस आरक्षण में और उस आरक्षण में दोनों में अलग है बातें हैं। आरक्षण का मतलब किसी पद पर अगर जाना है तो 5 है तो 5 में एक पद हमारे लिए हमको ही पहुंचना चाहिए, जबकि यह जो एक का चुनाव होगा उसमें केवल वही लोग भाग भी लेंगे, मतदान करने वाले भाग भी वही होंगे, तो वह पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। पृथक और आरक्षण में तो अलग अंतर है, ये बात समझना होगा। तो वह पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बदल दिया गया किसमें? आरक्षित क्षेत्र में। और जब वह पूना समझौता इस तरह समाप्त हुआ, इसको कहते हैं पूना समझौता। इस तरह से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। अब आइए, बात होती है, वैसे तो एक भावना ये मैंने बताया, अब मुस्लिम लीग के
विचारों से शुरू से ही अवगत हैं आप कि वो तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग राज्यों तमाम मतभेद रहे। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया मिलाने का, क्योंकि वो चाहते थे कि बगैर सबको मिलाने के पहले संभव नहीं है कि हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकें। लेकिन वो प्रयास असफल रहा, उसकी बात चर्चा होगी। हम इसमें चूंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दें, क्योंकि कभी कभी आ भी जाता है। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम आंदोलन जिसे कह लीजिए वो है अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि 8 अगस्त 1942 को मुंबई से आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। वैसे इसका मुख्य नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। चूंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और कांग्रेस ने फैसला लिया कि इस समय हम अपने आंदोलन को और तीव्रता करेंगे, जिसके कारण जो है अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ेगा और हमें मुक्ति मिल सकती है, हमें स्वतंत्रता, इनसे मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैसे ही इस बात की सरकार को खबर हुई, सरकार ने उतने ही त्वरित गति से कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुबह होते होते गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए। जब यह सूचना जनमानस में पहुंची तो जनमानस आक्रोशित हो गया, और जब आक्रोशित हो गया तो इस आंदोलन का जो स्वरूप था वो बदल गया। क्योंकि जब आप अधिक क्रोध में आते हैं तो क्रोध में आने में आप अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं, और जन आंदोलन में, इस जन आंदोलन में यही हुआ, क्योंकि यह जन आंदोलन हिंसात्मक हो गया। गांधी जी के आप बहुत सारे आंदोलन पढ़े हैं, कोई हिंसात्मक नहीं हुए। जब हिंसात्मक हुए गांधी जी ने जरूर उस पर जो है वापसी की राह पकड़ ली, लेकिन यहां आंदोलन का प्रारंभ ही हिंसात्मक हो गया, क्योंकि कांग्रेस के नेता, गांधी जी भी बड़े नेता, सभी गिरफ्तार हो गए, और जब गिरफ्तार हो गए तो जनमानस में क्रोध उत्पन्न हो गया, और इसी क्रोध के कारण जो है तमाम सार्वजनिक स्थानों पर तोड़ फोड़ अन्य कार्यों से संपादित किया। लेकिन चूंकि जब बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं और सरकार का दमन चक्र तेज होता है, तो निश्चित रूप से सरकार यहां भी विजय प्राप्त कर गई। सरकार इस विजय प्राप्त करने का मतलब सरकार ने इस आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली, और सरकार, लेकिन एक बात जरूर थी कि इस आंदोलन ने इस प्रकार की नींव रख दी कि अब सरकार को ये समझ में आ गया कि अब वह दिन दूर नहीं जब क्यों कि हम भारत छोड़ने के लिए विवश हो। क्योंकि इसी आंदोलन में गांधी जी ने ये आह्वान किया था, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यह आंदोलन भले ही असफल हो गया, लेकिन अपनी अमिट छाप छोड़ दिया। एक कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि इस आंदोलन ने राह पक्की कर दी स्वतंत्रता की। वैसे उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारत। कैबिनेट मिशन में ही भारत के संविधान बनाने का प्रस्ताव आया, और उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा के गठन का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुस्लिम लीग उसी में विरोध के स्वर उत्पन्न किए, अपने लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तमाम मांगे रखी, जिसको कांग्रेस ने मानने से अस्वीकार कर दिया। और उसी हठधर्मिता के कारण जब 23 मार्च 1947 को अंतिम जनरल गवर्नर बनकर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, और उन्होंने भारत की परिस्थितियों का अवलोकन करके रिपोर्ट भारत मंत्री को लंदन देने गए, और वहां से देकर जब वापस आए तो 3 जून 1947 को उन्होंने घोषणा की कि भारत की परिस्थितियां वो ऐसी नहीं है कि भारत एक साथ रह सके। इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो जिसकी मांग कर रहे थे अली मोहम्मद जिन्नक, जो है मुस्लिम लीग के नेता, उसको मानते हुए भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। ये बनेगा, एक घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। वर्ष के बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हो गया, और उसी के उपरांत
जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को सत्ता मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत। यहाँ थोड़ा सा बता दें द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में, ये भी आप जान लें, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत वो था जिसमें धार्मिक आधार पर अली मोहम्मद जिन्ना ने भारत से एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। ये अली मोहम्मद जिन्ना का है, जबकि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत का बार विरोध करती रही। तो इस तरह से हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की कहानी आपको हमने बताया। लेकिन हम आपको बता दें कि ये 19वीं शताब्दी में ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। हम 20वीं सदी की कहानी को पढ़े भले ही, लेकिन 19वीं सदी में ही जब आप नाम सुने होंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, जब उन्होंने भारत माता का प्रतीक बनाया। भारत माता का प्रतीक का क्या मतलब? भारत माता का प्रतीक का मतलब यही कि एकजुटता में वृद्धि। लोग एक उस भारत माता, भले ही तस्वीर उसकी बाद में बनी, लेकिन ये भारत माता की अवधारणा पहले आई। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान तो बाद में आया, लेकिन राष्ट्रीय गीत, ये सब जो प्रतीकें आई, यह सब प्रतीक जो है कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और इस तरह से भारत में राष्ट्रीय एकता बढ़ती गई और हमने उस राष्ट्रीय एकता का प्रतीक राष्ट्रीय आंदोलन में देखा, राष्ट्रवाद में के रूप में देखा। और उस राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा यह भारत जो इतने, अगर कहा जाए तो लगभग, हम अगर प्रत्यक्ष तो नहीं कहें लेकिन परोक्ष रूप से 16वीं सदी से ही अंग्रेजों के प्रभाव में रही, वह मुक्ति पाने में सफल हुई। इस तरह से अध्याय समाप्त हुआ। अब इस अध्याय का प्रश्न आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा और आप जो है उसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। जिस प्रश्न की कठिनाई होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही इस पाठ का प्रश्न हमसे पूछेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।